साथियों, वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हाल ही में जरा सुर्खियों में रहा अपने धार्मिक आयोजनों के कारण। फिर चाहे रामलला विराजमान हो या फिर प्रयागराज के अंदर संगम की भूमि पर लगने वाला कुंभ और महाकुंभ और अर्धकुंभ हो, इन सभी की सुर्खियों के बीच में उत्तर प्रदेश एक और कारण से आजकल के दौर में सुर्खियों में रहा, जब कई सारे बाहुबलियों की या फिर हिस्ट्री सीटर्स की हत्या अथवा मौत हुई। चाहे अतीक अहमद हो, चाहे फिर जिनकी कार पलटा दी गई थी विकास दुबे हो, मुख्तार अंसारी हो, इन सब की सुर्खियां आजकल बहुत जबरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश को हाईलाइट करती हैं। इनमें से एक है मुख्तार अंसारी, जिनकी चर्चा आज के सेशन में हो रही है। मुख्तार अंसारी को, जिन्हें आप वर्तमान में व्हील चेयर पर देख रहे हैं, कभी ये खुली जिप्सी में जनता के सामने कर्फ्यू के दौरान निकल करके दंगे भड़काने के आरोप में भी जेल जा चुके हैं। आज के सेशन में एक एक करके सारी बातें मुख्तार अंसारी के बारे में होगी, जो हाल ही में कार्डियक अरेस्ट के कारण मरना जिनका बताया गया है। अब बात यह है कि कोई व्यक्ति मर गया है, इसके ऊपर इतनी बड़ी सुर्खी क्या बने, सुर्खी क्या बने, इसको लेकर के अब इस बात से इंटेंसिटी का अंदाजा लगा लीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर जो गैंगस्टर पॉलिटिशियन बना, उसकी मौत के ऊपर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हाई अलर्ट का आलम यह है कि इनकी मौत की जब सूचना हमने ट्विटर पर शेयर की कल रात को, जब यह सुर्खी बनने लगी, उसके बाद से संपूर्ण उत्तर प्रदेश के संवेदनशील स्थान, जहां पर सांप्रदायिक दंगे भड़कने की संभावना हो या फिर जहां इनके समर्थकों का ज्यादा जमावड़ा हो, वहां पर धारा 144 लगा दी गई। साथियों, यह वो तस्वीर है जिस समय इन्हें अस्पताल लाया गया था, जिनके बारे में पता चला था कि इनकी मौत हो चुकी है। कार्डियक अरेस्ट से 28 मार्च की रात को इनकी मौत हुई। डॉक्टर्स की टीम ने जांच की और अंत में डिक्लेयर किया कि ये नहीं बचे हैं। इनका पोस्टमार्टम हुआ, तस्वीरें बता रही हैं। उत्तर प्रदेश के जिन जिलों से इनका संबंध रहा, जिनमें मऊ और गाजीपुर प्रमुख हैं, वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई। बांदा में भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम कर दिए गए हैं। डीजीपी मुख्यालय की तरफ से सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस को मार्च करते हुए आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स फ्राइडे की नमाज को ध्यान में रखते हुए लागू कर दिए गए हैं। गोरखपुर में भी, ये गोरखपुर के एसपी को बोलते हुए सुन सकते हैं। यानी आपके दिमाग में एक पिक्चर बनने लगेगी। एक व्यक्ति जेल में मरता है, पता चल रहा है कि बाहुबली है, पुलिस ने इतनी जबरदस्त तरीके से अरेंजमेंट कर दिए हैं कि कहीं कुछ अप्रिय घटना ना हो जाए। तो दिमाग में एक बहुत ही लॉजिकल सा क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्या था उस व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ, जिसके चलते इस कहानी में इतना ज्यादा हाइप क्रिएट हो रहा है। ऐसा क्या था जिसके बारे में समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है कि पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल दुखद, शोकाकुल परिजनों को असीम दुख सहने का संबल प्राप्त हो। मायावती जी के द्वारा लिखा जाता है कि मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा जो लगातार आशंकाएं और गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उनके उच्च स्तरीय जांच जरूरी है ताकि उनकी मौत के सही तथ्य सामने आ सकें। तेजस्वी यादव जी लिखते हैं कि यूपी के पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी के इंतकाल का दुखद समाचार मिला। दिवंगत आत्मा को शांति और शोकाकुल परिवार को दुख सहन करने की शक्ति मिले। और जेल में उन्हें जहर दिया गया है, फिर भी उनके ऊपर कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा है। यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य लिखते हैं कि स्वाभाविक मौत की हत्या साजिश प्रतीत होती है। पहले डॉक्टर के पैनल ने अस्पताल से डिस्चार्ज किया और कुछ घंटे बाद ही उनकी मौत हो जाती है। यह हत्या की साजिश की पुष्टि करता है। ये सारी की सारी सुर्खियां बताती हैं, पुलिस का जमावड़ा हो या फिर बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा दिए जा रहे बयान हो, यह बात समझाता है कि जो व्यक्ति हाल ही में मरा है वो निश्चित ही अपना प्रभुत्व राजनीति में रखता था, निश्चित ही समाज में उसकी कोई पहचान थी। लेकिन ऐसा क्या था जिसके चलते वो लंबे समय से जेल में था? आज का सेशन इसी बात पर है। क्यों ऐसा हुआ कि उसके मारे जाने पर कई जगह पर पटाखे चलाए गए? क्यों ऐसा हुआ कि उसके मरने की सूचना को लोगों ने अपनी जीत के रूप में सेलिब्रेट किया? कुछ लोगों का यदि यह आरोप है कि वो जेल में जहर देकर मारा गया है, तो लोग इस पर भी सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ कि वो मारा गया। ऐसा क्या है? आज का सेशन इसी बात पर है। ये पटाखे जो मरने पर छोड़े जा रहे हैं, इसका मतलब इस कहानी में बहुत से किरदार हैं और उन किरदारों को आज डिटेल से डिस्कशन में लाएंगे। लेकिन उससे पहले मैप पर एक बार के लिए इस जगह को देख लीजिए, सो दैट इस कहानी को बेहतरीन तरीके से लीड कर सके। मैप पर आपके सामने जिन जगहों को मैं दिखा रहा हूं, उत्तर प्रदेश से अगर पूर्व की तरफ चलें, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट कंसीडर किया जाता है मैप में, तो उत्तर प्रदेश के पूर्व की तरफ चलते हैं तो इसे पूर्वांचल कहते हैं। पूर्वांचल में बिहार से लगे हुए क्षेत्रों में गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, वाराणसी और साथ में गोरखपुर, समझ लीजिए कि बस यही 4 जगह हैं जहां पर यह बाहुबली की कहानी आप सुनने जा रहे हैं। यह पूरी कहानी आज इसी क्षेत्र पर केंद्रित है। इसे डिटेल में लेकर चलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, बाहुबलियों का जो अंत है वो तो है, लेकिन इनके पीछे बहुत से युवा पथभ्रष्ट हो गए और जिन्होंने ना जाने कितने ही तरीके के क्रिमिनल रास्ते अपना लिए। आपकी चिंता को दूर करते हुए अब आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी घटना की तरफ जो एक अपने आप में वेब सीरीज की कहानी है। कहानी की तरह से ही तसल्ली से इस पूरी कहानी को सुनिए।
साथियों, जिस व्यक्ति की आज बात की जा रही है उनका नाम है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी सुभान अल्लाह अंसारी के बेटे थे। इनके 3 भाई, यानी कि इंक्लूडिंग मुख्तार 3 भाई हैं। एक का नाम है सिबकतुल्लाह अंसारी, एक का नाम है अफजाल अंसारी और एक का नाम है मुख्तार अंसारी। ये जो सुभान अल्लाह अंसारी हैं, इनके पिताजी थे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। बस यहीं से सारी कहानी में सारा की सारा ट्विस्ट है जो आपको यहीं से समझना होगा। ये जो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से अहमद नाम मिसिंग है, अदरवाइज तो ये मुख्तार अंसारी ही हैं जो इनको नाम मिला है, यानी दादा का नाम लिए हुए मुख्तार अंसारी। अब आप कहेंगे कि ये दादा पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? असल में दादा बड़े लीजेंडरी आदमी थे। कितने बड़े लीजेंड थे इसकी जानकारी केवल कुछ शब्दों में अगर कही जाए तो ये समझ लीजिए कि जिस जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का नाम आप सुनते हैं उसके संस्थापक सदस्य थे। जिस प्रकार से एएमयू के लिए आप सुनते हैं, मतलब एएमयू के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम सुनते हैं कि भाई मुसलमानों की एक बड़ी यूनिवर्सिटी के नाम पर आप सुनते हैं, ऐसे ही जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के आप संस्थापक थे। जब तक जिंदा रहे चांसलर थे, और छोड़िए स्वतंत्रता सेनानी थे। 1927 का यानी आजादी से पूर्व जब कांग्रेस के अधिवेशन हुए तो 1927 के कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे, यानी इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। मतलब आप यह सोचिए कि जहां पर इन्होंने, मतलब 1935 में जब जामिया मिलिया को अलीगढ़ से दिल्ली ट्रांसफर किया गया, इवन जहां एम्स है उस क्षेत्र को भी अंसारी नगर के नाम से जाना जाता था। इनका बड़ा प्रभाव था, अंसारी रोड के नाम से रोड स्थित है। मतलब स्वतंत्रता संग्राम में इनका बहुत अपूर्णीय योगदान रहा है और इनकी लीगेसी ही इनके परिवार को हर समय पर काफी ज्यादा चर्चा का कारण बनाई। ठीक है, तो यहां पर इनका नाम जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इनके कुनबे में इनके पोते हुए मुख्तार अंसारी है ना। मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक बने, उन पर 60 केस दर्ज हुए। मुख्तार अंसारी की जो वाइफ है उनका नाम है अफशा अंसारी, उन पर 9 केस दर्ज हुए। इनके बेटे हैं अब्बास अंसारी जिन पर 7 केस दर्ज हैं और ये कासगंज जेल में हैं। इनके एक और बेटे हैं जिनका नाम है उमर अंसारी, इस समय ये फरार बताए गए हैं। एक है निखत अंसारी, ये पूरा परिवार है। और वर्तमान में एक और भाई जिनके अफजाल अंसारी हैं, ये बसपा के वर्तमान में सांसद हैं। ये इनके फैमिली के अंदर बड़े बड़े लोग हैं। अब चलते हैं इनके इतिहास को आपसे डिस्कस करने के लिए। देखिए कहानी कुछ इस प्रकार से है कि आप इस कहानी को समझें उससे पहले एक बार मैप पर वापस से गौर करें। देखिए ये पूरा उत्तर प्रदेश कनेक्टेड है आगे। अगर आप यहां पर रोड, यहां पर एरिया को देखें तो यहां पर मैप पर आपको गोरखपुर दिखाई दे जाएगा। अगर आप गोरखपुर को ध्यान से देखें तो ये गोरखपुर पूरा कनेक्ट होते हुए आगे बिहार से कनेक्टेड है। गोरखपुर से रेलवे लाइन का निकलना, बहुत सारी फिल्मों और वेब सीरीज में गोरखपुर की काफी चर्चाएं हुई हैं कि यहां के रेलवे का काम काफी ज्यादा फेमस रहा है। इधर की तरफ अगर और पूर्व की तरफ आप चलते हैं तो इधर की तरफ भारत के अंदर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार वो क्षेत्र हैं जहां पर कभी माइंस बड़ी संख्या में रही हैं। कोयले का बड़ी संख्या में इधर से उधर आवागमन हुआ है, बड़ी मात्रा में आवागमन हुआ है। तो गोरखपुर रेलवे लाइन पर पड़ने वाला एक काफी प्राइम लोकेशन रहा है। बोले गोरखपुर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वर्तमान में जो हमारे सीएम साहब आते हैं ना, योगी आदित्यनाथ जी, वो गोरखपुर से ही आते हैं। नंबर 1 तो सर इस बात का मुख्तार अंसारी से क्या लेना देना है? इसी गोरखपुर से कनेक्टेड जगह है मऊ, और मऊ से कनेक्टेड है गाजीपुर। तो ये मऊ और गाजीपुर गोरखपुर से निकटवर्ती जगह हैं। इन निकटवर्ती जगहों में गोरखपुर के अंदर धंधा पानी की लड़ाई रही है। अब ये धंधा का क्या मतलब है? असल में पहले ऐसा होता था 1970s और 80s के दशक में, गोरखपुर के अंदर किसी को अगर रेलवे की पटरी बिछानी है, रेलवे ट्रैक बिछाना है, रेलवे ट्रैक के अंदर स्लीपर्स लगाने हैं, पत्थर रोडी डलवानी है, कोयले का सामान लेना है, या फिर आपको वहां पर पार्किंग लेनी है, इन सब के लिए टेंडर हुआ करते थे, ठेकेदारी हुआ करती थी। और ठेकेदारी लेने वाले लोग बाहुबली लोग कंसीडर किए जाते थे, जो इस क्षेत्र में अपनी ताकत के दम पर ही टेंडर ले पाते थे। किसी आम आदमी को ठेके लगाने की इजाजत नहीं होती थी। ठेका मतलब एक ही बार में बल्क में उस क्षेत्र का सारा काम ले लिया। बस यहीं से मुख्तार अंसारी की कहानी में एंट्री होती है। जिस व्यक्ति की आज आप चर्चा कर रहे हैं, ये 70 के दशक में रेलवे और सड़क के ठेकों की लड़ाई के कारण अपनी पहचान बनाया था। राजनीति में उतरने से पूर्व इन्होंने माफिया के रूप में अपनी पहचान बनाई थी, क्योंकि पूर्वांचल के अंदर इन्होंने टैक्सी के ठेके से लेकर, टैक्सी स्टैंड के ठेके से लेकर बस संचालन तक के ठेके लिए हुए थे। मतलब आप यह मानकर चलिए कि जिस जगह से ये बिलोंग करते हैं, जिसका नाम गाजीपुर है, वहां पर बड़ी संख्या में भूमिहार रहते हैं। इस जगह को भूमिहारों का वेटिकन भी कहा जाता है। लेकिन कहते यह है कि गाजीपुर की कनेक्टिविटी बनारस से इतनी नजदीक है। देखिए ये गाजीपुर रहा और इसी के जस्ट बगल में आपको यहां वाराणसी दिखाई दे रहा है। तो गाजीपुर और मऊ के अधिकांश लोग अपनी जरूरत के बड़े सामान खरीदने के लिए वाराणसी जाते हैं। वाराणसी से ही मतलब पूरी शॉपिंग वगैरह होती है। कहते हैं क्राइम केवल गाजीपुर और मऊ से लेकर आते हैं, बाकी खरीदने की सारे सामान वाराणसी से। यानी जितने भी यहां के जो पढ़े लिखे या फिर थोड़े भी पैसे वाले लोग हैं, वो वाराणसी जाकर रहने लग जाते हैं, क्योंकि यहां पर बड़ी ही अशांति बताई गई है। अच्छा साहब, मुख्तार अंसारी के बारे में बताएं तो एक और फैक्ट और बताने का है, और वो ये है कि मुख्तार अंसारी जिस घर में पैदा हुए, जिनके दादा के बारे में कहा गया कि वो आजादी के आंदोलन में भाग लिए थे, ऐसे ही इनके नाना थे जिनका नाम था मोहम्मद उस्मान, जो कि ब्रिगेडियर थे भारतीय सेना में, और 1948 की जंग में
पाकिस्तान ने उनके सर पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था कि यदि कोई इनको मार देगा तो उसे 50,000 रुपए मिलेंगे। भारत की सेना में कश्मीर से पाकिस्तानियों के कबीलों को भगाने वाले ये बड़े नाम के रूप में चर्चित थे। ये वो व्यक्ति थे जिनके प्रयास से कश्मीर के राजौरी जिले को छुड़ाया गया था। ये वो व्यक्ति थे जिनको पाकिस्तान की सेना ने अपना जनरल बनने का पद ऑफर किया था, लेकिन इन्होंने भारत में रहते हुए भारतीय सेना की लीडरशिप करते हुए पाकिस्तानियों को कश्मीर से भगाया था। इनका नाम भी बड़े ही फक्र से लिया जाता है। ये युद्ध के अंदर ही वीर गति को प्राप्त हुए थे। यानी कि दो इतने बड़े बड़े लोगों के परिवार से बिलोंग करने वाले मुख्तार अंसारी कैसे एक बाहुबली बन गए, ये अपने आप में एक बड़ी ही रोचक कहानी बन जाती है। जिनके दादा के नाम पर जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर हेल्थ सेंटर चलता हो, सोचने का बात है कि कोई व्यक्ति कैसे इतना बड़ा अपराधी बन गया, जिस अपराधी के किस्से आज आपको उसकी मौत पर सुनने पड़ रहे हैं कि आफ्टर ऑल कैसे उस व्यक्ति ने अपराध का हाथ थामा। तो कहते हैं कि 1963 में मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ। परिवार चूंकि ऑलरेडी इज्जतदार घरों में काउंट होता था, इनके घर पे जो रेलवे फाटक था इसलिए इनको बड़ा फाटक कह के इनके घर को संबोधित किया जाता था। मुख्तार अंसारी दिखने में काफी हष्ट-पुष्ट, पढ़े लिखे, बड़े चौड़े शरीर के, लंबाई वाले व्यक्ति, खेल खिलाड़ी वाले व्यक्ति, मजबूत शरीर के व्यक्ति थे। तो अपीयरेंस काफी इनका सॉलिड प्रतीत होता था। स्कूल जाना जब शुरू हुआ, इंटर की पढ़ाई होना शुरू हुआ, तो इनको अपने कुछ और दोस्तों से मुलाकात करने का मौका मिला। जैसे क्लास में जाते हैं तो जो कदकाठी वाले लोग होते हैं वो अलग ही अपीयर होते हैं। इसी बीच में इनकी मित्रता होती है एक व्यक्ति से जिसका नाम था साधु सिंह। साधु सिंह और मकनू सिंह दो भाई हुआ करते थे। दोनों गोरखपुर के बड़े ब्राह्मण नेताओं के लिए काम करते थे। अच्छा, पूर्वांचल में जातिवाद की लड़ाई बहुत तगड़ी थी। ब्राह्मण वर्सेस राजपूत की लड़ाई पूर्वांचल के अंदर काफी ज्यादा, मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो कहानी से तुरंत रिलेट कर रहे होंगे, बाकी भारत के किसी अन्य भूभाग से हैं तो आपको यह केवल एक फिल्म स्टोरी जैसा लगेगा। आप में से बहुत से लोगों ने जिस प्रकार से वेब सीरीज मिर्जापुर देखी होगी ना, समझ लीजिए कि मिर्जापुर इंस्पायर्ड बाय देम हो सकती है। हकीकत में यहां पर और ज्यादा क्राइम था, मतलब आप इससे अंदाजा लगाइए, ठीक है ना। तो अब यहां पर ये जो साधु सिंह से इनकी मित्रता हुई, यहां पर पता चलता है कि ये इन दो के साथ थे जिनकी ठाकुर माफियाओं के साथ में कुछ गड़बड़ थी। तो ब्राह्मण वर्सेस ठाकुरों में रेलवे के ठेकों को लेकर के एक दूसरे से लड़ाई चलती थी। उसी दौरान पूर्वांचल के अंदर गोरखपुर और आसपास के जिलों में आए दिन गोलियां चलती रहती थी। मुख्तार को यह समझ में आ गया था कि अगर मेरी पर्सनैलिटी का सही यूज किया जाए डराने धमकाने में तो ठेके लिए जा सकते हैं। तो मुख्तार ने अपने इन्हीं मित्रों की मदद से भविष्य के अंदर ठेके प्राप्त करके भविष्य का रोजगार प्राप्त करने का तरीका निकाल लिया था। और भविष्य का तरीका इन्होंने निकाला हनुमान गियर के नाम पर। जैसे अपन कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद से कोई भी चीज प्राप्त करना, तो उस क्षेत्र में एक शब्द बड़ा फेमस था जिसका नाम था हनुमान गियर। यानी कि अगर मुख्तार किसी काम को हाथ लगा रहे हैं और केवल यह बोल चुके हैं कि भाई इस पर हनुमान गियर लगाना पड़ेगा, इसका मतलब है कि कैसे भी करके, चाहे साम से, दाम से, दंड से, भेद से, कैसे भी प्राप्त करना है, यह ठेका हमको प्राप्त करना है। तो उनके विरोधियों में इस बात का भय हो जाता था कि मुख्तार अगर हनुमान गियर लगा चुके हैं तो बेहतर है कि इस चीज में इंटरफेयर ना ही करें। आप सोचिए कि इस क्षेत्र में मुख्तार ने अपने जो चेले चपाटे थे इनसे इतना प्रभाव कायम कर लिया था कि 80 से 90 के दशक में बनारस से अगर गोरखपुर बस जानी है तो बनारस, गाजीपुर और गोरखपुर का जो ट्रेवल रूट था उस रूट पे कोई भी सरकारी बस नहीं निकलेगी। यानी गाजीपुर नहीं रुकेगी, बाईपास निकल जाओ, जिसको जाना है गाजीपुर की जनता को ले जाने के लिए मुख्तार अंसारी की ही बस चलेगी या मुख्तार के जो लोग हैं उनकी ही बस चलेगी। यानी कि उस पूरे क्षेत्र में बसों का संचालन भी इनके द्वारा ही किया जाएगा, इन्हीं के द्वारा समय पर लोगों को डिलीवर किया जाएगा और पूरी तरह से पैरेलल गवर्नमेंट के रूप में यहां पर काम करेंगे। ठीक है साहब। अब बस संचालन को आपने अगर प्राइवेट क्षेत्र में कभी देखा हो तो मुख्तार का भी प्राइवेट क्षेत्र में बस संचालन इस प्रकार था कि सरकारी बसें उनके क्षेत्र से होकर नहीं गुजरती थी। बसों की सर्विस इतनी अच्छी बताते थे कि लोग घड़ियां मिलाते थे कि हाँ भाई इस समय ये बस आ गई है, इतने बच गए होंगे। यानी कि एकदम पैरेलल गवर्नमेंट चला रखी थी साहब। इसी बीच में एक और व्यक्ति थे जिनका बस संचालन चलता था, जिनका नाम था सच्चिदानंद राय। कहते हैं कि सच्चिदानंद राय भी अपनी बसें चलाया करते थे। जब इन्होंने अपनी बसें चलाना शुरू करा तो सच्चिदानंद राय से इनकी इस बात पर बहस हो गई कि साहब आप हमारे क्षेत्र में बस कैसे चलाएंगे। पता चलता है कि सच्चिदानंद राय जो अपनी बस चलाना चाहते थे, मुख्तार के साथ उनकी जो अदावत रही, परिणाम यह निकला कि उनकी हत्या हो गई। नाम मुख्तार का ही आया कि बस चलाने को लेकर सच्चिदानंद राय की हत्या कर दी गई। हालांकि साबित कुछ नहीं हुआ क्योंकि मुख्तार खुद फ्रंट पर नहीं रहते थे, उनके जो चेले चपाटे थे, शूटर थे, वो जाकर के शूट करके आ गए। धीरे धीरे उस क्षेत्र में माहौल बनने लगा कि अगर गाजीपुर में कोई काम करना है तो मुख्तार की परमिशन से करना है। आपके दिमाग में प्रश्न बनने लगेगा तो उस समय उत्तर प्रदेश में सरकारें किसकी चलती थी? तो देखिए 80 से लेकर के 90 के दशक तक अगर आप बात करें तो एक तो यहां पर उत्तर प्रदेश में सरकारें बड़ी अस्थिर प्रकार की रही हैं। देखो 2 साल की सरकार, 2 साल की सरकार, 1 साल की सरकार, 6 महीने की सरकार, ऐसे 3 साल की सरकार, 1 साल की सरकार, 2 साल की सरकार, 6 महीने की सरकार, 2 साल की सरकार, 1 साल की सरकार, 1 साल की सरकार, मतलब 6 महीने की सरकार। आप अंदाजा लगाएं तो 90 ये पकड़कर चलिए 2002, 2003, 2003 तक अगर आप देखकर चलें तो 2003 से पहले 80 से लेकर 2003 तक उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप साल देखें तो मात्र 22 सालों के अंदर सीएम अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 12, 13, 14 सीएम अगर आ गए तो आप इससे अंदाजा लगाकर देख सकते हैं 5 साल का सीएम का कार्यकाल होता है। कोई भी सीएम यहां पर परमानेंट टिक ही नहीं पा रहा था। क्यों नहीं टिक पा रहा था? क्योंकि क्षेत्रीय ताकतें बड़ी हावी हो गई थी। अच्छा, मैं बाय द वे आपको बताऊं, जब मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी आपको दी थी ना, उस समय भी मैंने इसी कालखंड का जिक्र किया था कि बाहुबलियों के पैसे से सरकारें चलना शुरू हो गई थी, क्योंकि पैसा आ गया था, पैसे से चुनाव लड़ते थे और चुनाव लड़ करके जीत जाते थे, तो सरकारें कभी स्थिर बनी नहीं पाती थी। आप यहां पर इस आंकड़े को देख करके सरकारी सिस्टम का पैरेलली मतलब कमजोर हो जाना समझ सकते हैं, और जब सरकारें कमजोर होती हैं तो समानांतर सरकारें बनना शुरू हो जाती हैं। तो यहां पर यही वाली स्थिति हो जाए। आज पाकिस्तान के हालात हैं कि कोई भी पीएम आज तक 5 साल पूरे नहीं किया। क्यों नहीं किया? बोले साहब वहां पर अस्थिरता है, क्योंकि कोई भी सभी को साथ रखने वाला व्यक्ति मिल नहीं रहा। ऐसी स्थिति में वहां पर आतंक सर पसारता है। उत्तर प्रदेश में इसी दौर के अंदर बड़ी संख्या में बाहुबलियों ने राज संभाल लिया। हर क्षेत्र का एक नेता टाइप से बाहुबली हो गया, जो सत्ता में बंदूक के दम पर और पैसे के दम पर लोगों से वोट प्राप्त करता, अपनी तरफ से सरकार बनाता। एकदम सही तरीके से काम चल रहा था। इसी बीच में एंट्री होती है एक और व्यक्ति की, जिसका नाम है ब्रजेश सिंह। यह वो कहानी है जिससे आज तक के तार जुड़े हुए, मतलब अब तक की सारी कहानी के तार ब्रजेश सिंह से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, यहां तक तो सबको पता चल गया था कि जो साधु सिंह है वो मुख्तार का साथी है। साथियों को वहां पर संघी बोला जाता था कि उसका संघी है। साधु सिंह का परिवार एक ब्रजेश सिंह के परिवार के साथ। अच्छा, ब्रजेश सिंह कौन थे? तो ब्रजेश सिंह भी उस क्षेत्र के बड़े ठेकेदार थे। तो साधु सिंह और ब्रजेश सिंह की आपस में भिड़ंत हो गई कि आपको एक जमीन, देखिए माफिया लोग क्या करते हैं ना, दम के आधार पर किसी भी पीड़ित वर्ग के व्यक्ति से जमीन को औने पौने दाम में छुड़ा लेते हैं कि लाइए ये जमीन हमारी हुई, अब आप लड़ते रहिए। तो ब्रजेश सिंह ने कहा कि ये जमीन हमारी है, साधु सिंह ने कहा नहीं जमीन हमारी है। इस बात को लेकर के ब्रजेश सिंह वर्सेस साधु सिंह, इन दोनों के बीच में भिड़ंत हो गई। साधु सिंह कौन है? वही मुख्तार अंसारी के साथ वाले। ठीक है, पता चलता है कि साधु सिंह की गैंग ने ब्रजेश सिंह के पिता वीरेंद्र सिंह की हत्या कर दी। साधु सिंह चूंकि मुख्तार के साथ थे तो तार जुड़ गए मुख्तार से कि मुख्तार की सिफारिश पर ही साधु सिंह ने यह काम किया होगा। लड़ाई झगड़े और बढ़ने लगे। मुख्तार ठेला पट्टी में तेजी से अपना और पैर जमाने लगे, और उधर ब्रजेश बदले की आग में जलने शुरू हुए कि भैया हमारे पिताजी को मरवा दिए। आजमगढ़ के तरैया में एक ही दिन में 7 लोगों की हत्या हुई। ब्रजेश सिंह का उसमें नाम निकल कर आया। वहीं पर ठाकुरों की आपस की लड़ाई का कारण निकल कर आया। इस हत्याकांड के बाद यह तय हो गया कि पूर्वांचल में 2 ही लोगों का राज चलेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर एक केंद्र हो गया है बनारस, बनारस से प्रयागराज की तरफ चलेंगे तो ब्रजेश सिंह का एम्पायर। बिल्कुल फिल्मों में जैसे आपने अगर वो मिर्जापुर के अंदर देखा है ना, तो 2 लोग अपना अपना क्षेत्र बांटकर चल रहे हैं कि साहब एक इधर की तरफ राज करेगा, एक उस तरफ राज करेगा, बिल्कुल वैसे ही। तो अगर प्रयागराज की तरफ चल रहे हैं तो साहब ब्रजेश सिंह का, और बनारस से गोरखपुर की तरफ चल रहे हैं तो मऊ गाजीपुर की तरफ अगर आप निकल रहे हैं तो मुख्तार अंसारी का राज चलेगा। दोनों ने अपने अपने क्षेत्र बांट लिए, एक अंडरस्टैंडिंग बन गई। दोनों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने क्षेत्र में ठेके लेने शुरू कर दिए। ठीक है, अब यहां पर ये सारी चीजें आगे चल करके जहां जहां दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में इंटरफेयर करने शुरू हुए, वहां गैंगवार होने की बात लाजमी होने लग गई। साधु के बारे में कहा गया कि वो अपनी पत्नी के साथ बच्चों को देखने हॉस्पिटल में आया, पुलिस कस्टडी में ही उसको मार दिया गया। कहा गया कि हत्यारे पुलिस की वेशभूषा में ही आए थे, आरोप ब्रजेश सिंह पर लगा। मतलब मारना इतना कॉमन था कि लोगों के दिमाग में यह रहे कि किसका पलड़ा भारी है। जब किसी पर मतलब दुश्मन को मार दिया तभी तक आपका पलड़ा भारी है। इसी बीच में साधु सिंह के गांव मुरियादपुर में हमला होता है और उसकी मां समेत भाई समेत 8 लोगों को मार दिया जाता है। इसमें साथ साथ 21 लोग घायल होते हैं, यानी मुख्तार पर यह हमला कंसीडर किया गया। अब मुख्तार को यह बात समझ में आ गई कि यह पूरा की पूरा काम जिस तरह से राइवलरी में चल रहा है, अगर यहां पर संरक्षण चाहिए तो भाई साहब राजनीति में एंट्री करनी पड़ेगी। कब तक इस प्रकार से माफिया राज करना पड़ेगा? तो राजनीति में एंट्री करने के लिए मुख्तार का परिवार कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ता है। इनके पिता थे सुभान अल्लाह अंसारी, वो भी राजनीति में दखल रखते थे क्योंकि पुराने कांग्रेसी थे पिताजी, दादाजी इनके। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल आगे बढ़ते हैं और 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक बन जाते हैं। सीट चुनी जाती है गाजीपुर की, मोहम्मदाबाद। यहां से ये अपना हाथ आजमा करके आगे निकल लेते हैं। अब इसी बीच में क्या होता है कि साहब यहां पर मुख्तार के अंदर भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जगने लगती हैं कि क्यों ना मैं भी अपनी छवि चमकाने लगूं। गाजीपुर में उस समय हैंडलूम का काम, देखिए अगर आप में से कोई भी बनारस के बारे में जानता है तो बनारस की साड़ी, बनारसी साड़ी जिसे कहते हैं, वो बड़ी फेमस है। बनारसी साड़ी समझिए कि मऊ और गाजीपुर से बनकर आती है। मतलब आसपास के क्षेत्रों में मऊ और गाजीपुर के हैंडलूम का बड़ा नाम है। मतलब बहुत महंगे महंगे जो गलीचे हैं वो बनाए जाते हैं, बहुत महंगे महंगे साड़ियों का निर्माण होता है। उस क्षेत्र में इसका बड़ा काम है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ी समस्या है। तो साहब मुख्तार अंसारी यहां की समस्या को समझते हुए कि बिजली यहां पर है नहीं, लोग रोजगार के नाम पर चाहते ये हैं कि अगर रोजगार है, इलेक्ट्रिसिटी है तो रोजगार मिल जाएगा, क्योंकि हैंडलूम से हथकरघा से लोग यहां पर गलीचे निर्माण करना, कालीन का निर्माण करना। कालीन भैया अगर मिर्जापुर में सुने हैं तो वो कालीन निर्माण इसी क्षेत्र की कहानी है। आप रिलेट कर जाइएगा तो अपने आप आपको कहानी से रिलेट होने लगेगा। तो बोले यदि यहां पर इलेक्ट्रिसिटी रही तो सारा काम हो जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए सरकार में दखल चाहिए। तो मुख्तार अंसारी को अपनी तरफ से पार्टी की तरफ राजनीति के अंदर एंट्री करने का मन करने लगा कि बिजली की समस्या सुधारनी है, अफसरों पर दबाव बनाना है, यह तय किया जाना है कि यहां बिजली कितने घंटे आएगी।
असर भी दिखाई दिया। लोगों को जैसे ही यह पता चला कि मुख्तार के दबाव में बिजली आना शुरू हुई, तो लोग मुख्तार के दर पर अपनी तरफ से सिफारिशें लेकर पहुंचने लगे कि आपकी वजह से बिजली आई। मुख्तार को यह बात पसंद में आने लगी कि भाई साहब ये बहुत सही चल रहा है, मेरे कारण अगर लोगों के काम बन रहे हैं, लोगों में एक्सेप्टेंस बन रही है, इसका मतलब मैं राजनीति की तरफ एंट्री ले रहा हूं। हुआ भी यही। 1996 में मुख्तार ने राजनीति में एंट्री ले ली और बन गए विधायक। मुख्तार जब विधायक बने तो उन्होंने अपनी संपत्तियों के साथ साथ विधायकी में जो दखल रखा, उससे उनके ऊपर इतना बड़ा एक तरह का प्रोटेक्शन लागू हो गया कि उन पर अब कोई हाथ नहीं लगा सकता था, क्योंकि विधायक जी बन गए। पुलिस वालों को तो बाहर से ही हटा दिया जाता था कि तुम तो दूर ही रहो, कुछ नहीं कर सकते। वहीं ब्रजेश सिंह की गैंग इस समय मुसीबत में पड़ गई, क्योंकि सामने विधायक जी हैं। पुलिस वालों पर प्रेशर है कि जाकर के ब्रजेश सिंह के लोगों को पकड़ो। इधर विधायक जी हैं और विधायक जी ने मतलब यह हाल कर दिया कि पूरी तरह से अपने लोगों के लिए जो चीजें चाहिए वो उपलब्ध करा देंगे। विधायकी के साथ साथ सारी चीजें चलना शुरू हो गई। मुख्तार ने गाजीपुर की सीट से विधायकी का चुनाव लड़ना तय किया और बीएसपी का दामन थाम लिया। मुलायम सिंह, मायावती जी की पार्टी का हाथ थाम लिया। 1996 में मऊ से मैदान में उतरने को इनको आदेश होता है, जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और मुसलमानों के वरदान के चलते, आशीर्वाद के चलते मुख्तार यहां से चुनाव जीत जाते हैं। बीएसपी के विधायक 1996 में बनकर आते हैं और उसके बाद वो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखते। 2017 तक वे लगातार यहीं से चुने गए। पहली बार चुनाव जीतने के बाद दुनियादारी का दायरा उन्होंने और थोड़ा बढ़ा दिया। जब मोहम्मदाबाद में 24 घंटे लाइट रहने लगी तो लोग समझ जाते थे कि मुख्तार आए हुए हैं। लोग अपनी समस्याएं लेकर के मुख्तार के दर पर पहुंचने लगे। अब चाहे कैसी भी परेशानी हो, कोई लड़का लड़की का संबंध नहीं बिगड़ रहा है, कोई सेटिंग बिगड़ जा रही है, किसी ने जमीन हड़प ली है, कोई किसी को धमका रहा है, मतलब उस क्षेत्र का जो डॉन था वही वहां की सरकार बना लिया कि अब आपको कोई भी फैसला कराना हो, जमीन से कब्जा छुड़वाना हो, कुछ भी करना हो, यहां पर चले आओ। तो भाई साहब बड़ा फाटक वहां पर काफी प्रतिष्ठित जगह के रूप में जगह बना लिया, पहचान बना लिया। अब यहां तक हो गया कि गाजीपुर क्षेत्र में, मोहम्मदाबाद क्षेत्र के अंदर अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो पुलिसिंग मुख्तार की चल रही है। सब चीजें पैरेलल हैं, लेकिन चूंकि मुख्तार विधायक हैं तो विधायक जी के पास जाइए और आप अपनी परेशानियां दूर करा कर आइए। फिल्मों में जैसे आपने अगर मिर्जापुर देखा हो तो उसमें बाहुबली के रूप में कालीन भैया को दिखाते हैं कि साहब वो एक तरह की काली स्कॉर्पियो से निकल रहे हैं, कोई पता नहीं लगा सकता कालीन भैया किस में बैठे हैं। समझिए कि वो भी यहीं से इंस्पायर्ड था। मुख्तार अंसारी जिन गाड़ियों में चलते थे उन सबका नंबर 786। अच्छा, उत्तर प्रदेश में ये बड़ा कॉमन है। पूर्वांचल, बनारस, इस तरफ अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर लोगों को एक कलर की गाड़ी रखने का, एक नंबर की गाड़ी रखने का बड़ा ही क्रेज है। और बाहुबलियों की पहचान यह है कि वो एक तरह की कम से कम 10-15 गाड़ियां रखते हैं। नंबर सेम है, आगे की डिजिट चेंज हो सकती है, आखिरी डिजिट 786 इन्होंने फिक्स कर ली। कौन सी गाड़ी में ये चल रहे हैं किसी को नहीं पता है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर बनी मिर्जापुर को भी आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, ये सब वहीं से डिराइव होकर आता था। इवन ये कौन सी गाड़ी में बैठे हैं किसी को नहीं पता, अपना पूरा सुरक्षा तंत्र, पूरा प्रोटोकॉल लेकर के गाड़ी से सड़क पर निकलते थे। कोई बात नहीं। 1996 में ये विधायक बने। 2001 में मुख्तार का काफिला मऊ से मोहम्मदाबाद के लिए निकला। विरोधियों ने पहले से तैयारी कर रखी थी, लेकिन जिस तरह से मैंने आपसे कहा किसी को नहीं पता कि वो कौन सी गाड़ी में है, लेकिन फिर भी किसी ने कोई सूचना लीक कर दी, इन पर हमला होता है। जब हमला हुआ तो मुख्तार के जो सरकारी गनर थे और जो प्राइवेट गनर थे उनमें 3 लोग मारे जाते हैं। कहा गया कि मुख्तार की गाड़ी से गोली चली। हमलावरों में से भी एक मनोज राय नाम का व्यक्ति जो सिंगर हुआ करता था वो मारा गया। इसके बाद से ब्रजेश सिंह ने वो इलाका छोड़ दिया, क्योंकि लोग ये समझ गए थे कि मुख्तार पर यह हमला ब्रजेश सिंह ने कराया है और मुख्तार बदला लेगा। तो ब्रजेश सिंह यहां से छोड़कर निकल लिए कि भाई नहीं, इस क्षेत्र में अब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर यहां रहे तो मुख्तार बदला लेगा। और ब्रजेश सिंह यहां से निकलकर मुंबई पहुंच गए। मुंबई पहुंच करके उन्होंने सुभाष ठाकुर के साथ मिलकर दाऊद से मुलाकात की और ब्रजेश ने मिलकर के फिर अपनी तरफ से, मतलब ब्रजेश की गिरफ्तारी जो है वो 2008 में उड़ीसा से कर ली गई। अब इधर की तरफ ब्रजेश सिंह दूर से रहकर के मुख्तार के भय से तो आतंकित थे, लेकिन अपनी जमीन छोड़ने से भी परेशान थे। तो बोले अब क्या किया जाए, तो बोले किसी नए व्यक्ति को इनके सामने खड़ा किया जाए। मऊ जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, यहां से तो ये जीत ही रहे थे मुख्तार अंसारी। इनके जो भाई थे वो गाजीपुर से लड़ाई चुनाव जीत के आते थे। तो ऐसी स्थिति में गाजीपुर में ब्रजेश सिंह ने अपनी तरफ से कृष्णानंद राय को अफजाल के सामने चुनाव में खड़ा कर दिया। जो ब्रजेश सिंह पूरी तरह से भूमिगत रहा करते थे, उन्होंने कृष्णानंद राय को फ्रंट फेस बना करके चुनाव में एंट्री करी। यानी एक तरह से यह समझिए कि अब मुख्तार अंसारी चूंकि राजनीति में है, राजनीतिक संरक्षण है, तो क्यों ना एक प्रकार से उनके पास भी राजनीति में कोई आदमी हो। राजनीति के आदमी के रूप में कृष्णानंद राय ने एंट्री ली और मुख्तार को कमजोर करने के लिए, इनके बड़े भाई अफजाल को हराने के लिए गाजीपुर में अफजाल के सामने टिकट पर चुनाव लड़ लिया। कृष्णानंद राय ने यहीं से मुख्तार के परिवार को चुनौती दी। 2002 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अफजाल अंसारी को हरा दिया और बीजेपी से चुनाव जीतकर आए। अब यहीं से वो सारी एंट्री होना शुरू होती है। देखिए अभी तक मुख्तार अंसारी मऊ से जीत रहे हैं, मैंने सारी जगह दिखा दी आपको। मऊ के बाद गाजीपुर, गाजीपुर के बगल में गोरखपुर, बनारस, ये सारा एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में गाजीपुर से अब कृष्णानंद राय जीत चुके हैं।
ऐसी स्थिति में 2002 में मुख्तार, चूंकि अभी 2002 के अंदर उन पर हमला हुआ है तो सिंपैथी वोट मिला तो वो मऊ से वापस विधायक बन जाते हैं, सहानुभूति पूरी तरह से बटोर ली जाती है। अब ऐसी स्थिति में कृष्णानंद राय को यह डर लगने लगा कि उन्होंने उनके भाई को हरा दिया है, तो क्यों ना मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलूं। उधर से ब्रजेश सिंह को भी यह डर था कि कृष्णानंद राय पर कभी भी हमला हो सकता है, तो कृष्णानंद राय पूरी तरह से बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर रहने लगे और यह तैयारी करने लगे कि कैसे ना कैसे मुख्तार से बचकर रहना है, विधायकी चलती रहेगी। बुलेट प्रूफ गाड़ी में सिंपल बंदूक की गोली जा नहीं सकती, इसके लिए एलएमजी की जरूरत थी। एलएमजी मिले कहां से? उत्तर प्रदेश में आज तक एक ही एलएमजी बरामद हुई और वो भी हुई मुख्तार अंसारी के पास से। मुख्तार अंसारी ने कहा कि उसकी बुलेट प्रूफ गाड़ी में छेद करना है, इसके लिए एलएमजी चाहिए। एलएमजी खरीदी गई कहीं से, जुगाड़ करके कहा गया कि कोई सेना का भगोड़ा है वो निकल के आया हुआ है, वो 1 करोड़ रुपए में एलएमजी देगा, बोले ले आओ। तो ये एलएमजी लेकर के घूमने शुरू हुए कि जिस दिन दिख जाएगा उसको मार दिया जाएगा। यानी कि एक तरफ कृष्णानंद राय की मारने की तैयारी शुरू हुई। यहां पर ही एक बड़ा मोड़ आता है। एक डीएसपी रहते हैं, उन डीएसपी ने, जिनका नाम शैलेंद्र सिंह है, उन्होंने मुख्तार अंसारी से एलएमजी को बरामद किया। अब तक उत्तर प्रदेश में पहली बार एलएमजी बरामद की गई थी। यहां पर आप इनको देख सकते हैं, ये वो डीएसपी साहब हैं जिनको बाद में, मतलब एक तरह से आप यहां पर देख सकते हैं, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इनको इसके एलएमजी के साथ में पकड़ा, एलएमजी जहां से बरामद की। इन पर ही इतना दबाव बन गया कि इन्हें ही सरकार ने पद से हटा दिया, या कहिए कि इन्होंने ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इतना मजबूर कर दिया कि ये सरकार में फिर रह नहीं पाए। जिन्होंने मुख्तार के, एक डीएसपी थे शैलेंद्र सिंह, इन्होंने मुख्तार के पास से एलएमजी बरामद की थी। ये अपनी बरामदगी के आधार पर मुख्तार को गिरफ्तार कराना चाहते थे पोटा के तहत, आतंकवादी अधिनियम के तहत, कि भाई आतंक फैलाने के लिए ये लिया गया है। लेकिन सरकार इस तरह से मजबूर और लाचार प्रकार की थी कि इनका इस्तीफा तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज ये बड़े खुश हैं, इनके इंटरव्यूज काफी इस समय वायरल हो रहे हैं, एएनआई पर इनके वीडियो चल रहे हैं। ये अपनी तरफ से बता रहे हैं कि देर से हुआ अच्छा हुआ, जिस व्यक्ति के चलते एक प्रशासनिक अधिकारी को पद से छोड़ना पड़ा, इन्होंने अपनी बात बताई। खैर चलिए, अब आते हैं एलएमजी की कहानी। समझ में आ रही होगी तो अब आपको यह समझ में आ गया कि इस पूरी स्टोरी में कृष्णानंद राय वर्सेस मुख्तार अंसारी था, ब्रजेश सिंह पीछे से छुपकर बैठे हुए थे, लेकिन कृष्णानंद राय को ही अब यहां पर हराना था। 2002 में जो कृष्णानंद राय विधायक बने, अब इन्हीं विधायक से बदला लेने के लिए मुख्तार अंसारी पूरी प्लानिंग करने लगे। इसी बीच में 2005 में मऊ के अंदर दंगे हो जाते हैं। मऊ में जब दंगे होते हैं तो कुछ फुटेज ऐसी निकल कर आती हैं जिसमें मुख्तार अंसारी एक खुली जिप्सी में, अब ये 6 फीट से ऊपर के आदमी थे, कर्फ्यू लगा हुआ है, खुली जिप्सी में ये इस प्रकार से खड़े होकर के दंगा भड़काते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीर आज तक सबसे वायरल तस्वीर मानी जाती है हिंदू मुस्लिम दंगों में मऊ के अंदर की, और जो लोग उस समय के प्रत्यक्ष साक्षी हैं कहते हैं कि इन्होंने ही दंगों को हवा दी थी। बस ये जो तस्वीर है, इसके बाद से फिर कभी भी यह मामला नहीं सुलटा, क्योंकि यहां पर हुआ ये, मतलब ये पूरा की पूरा वो चलता रहा। मुख्तार खुली जिप्सी में घूम रहे थे, सपा की सरकार थी, वो मतलब बहुत बुरी हालात में चल रही थी। राज्यपाल राजेश्वर राव ने उस दौर में मऊ के अंदर मुख्तार पर शिकंजा कसने के लिए कहा, तो 25 अक्टूबर 2005 को मुख्तार ने फिर समर्पण किया और वहां से वो गाजीपुर जेल चले गए। मुख्तार के जेल जाने के बाद कृष्णानंद राय अब लापरवाह हो गए कि भाई ये जेल जा चुके हैं दंगे भड़काने के जुर्म में, अब मुझे कौन मारेगा। 29 नवंबर 2005 को एक स्थान जिसका जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, वहां पर हल्की फुल्की बारिश के बीच में कृष्णानंद राय थोड़ी लापरवाही में अपनी जगह से निकलकर जा रहे थे। शाम के 4 बजे थे। इनके लौट रहे किसी व्यक्ति ने ही सलाह ऊपर से सूचना दे दी कि कृष्णानंद राय बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के निकल रहे हैं। कहते हैं कि आज से पहले इतनी बड़ी गोलीबारी किसी ने नहीं सुनी। AK-47 से अंधाधुंध कृष्णानंद राय पर फायरिंग होती है, 400 गोलियां चलाई जाती हैं, अकेले कृष्णानंद राय को 67 गोलियां लगती हैं। मतलब यह सामान्य हत्या नहीं थी, उस क्षेत्र में हत्या थी जहां पर कृष्णानंद राय विधायक थे, और यह मैसेज था कि आपके क्षेत्र में घुसकर मारा गया है। इस हत्या के बाद से यह घटना इतनी जबरदस्त तरीके से मार्केट में फैल गई कि वो जेल में है, लेकिन जेल के बाद भी काम होते रहेंगे। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद से एक बात और चर्चा में आई, और वो ये थी कि कृष्णानंद राय चोटी रखा करते थे, और इनके चेले चपाटों ने वो चोटी काट ली, और उस चुटिया को काट करके एक ऑडियो सामने निकला जिसमें मुख्तार जेल से अपने जो चेले चपाटी थे उनसे पूछ रहे थे कि चुटिया काट ली, मतलब चुटिया काट ली ना, मतलब उसको मारने के बाद में वो चुटिया काट ली, मतलब एक प्रकार से समझिए कि सामने वाले के अस्तित्व को मिटा दिया ना। अब ये बात एक तरह से पॉलिटिकल राइवलरी के रूप में सामने आ गई। एक तरफ से मुख्तार अंसारी, दूसरी तरफ से बीजेपी के विधायक थे कृष्णानंद राय। मामला तो बिगड़ना ही था। मामला बिगड़ना कैसे था? अब यह मामला इतना जबरदस्त तरीके से उठना शुरू हुआ कि मुख्तार अंसारी और 6 लोगों पर बीजेपी एमएलए कृष्णानंद राय के मर्डर का केस चलना शुरू हुआ। इसी बीच में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के अंदर सांसद बन चुके थे। उन्होंने गोरखपुर मंदिर से मऊ जाने का निर्णय लिया कि मैं जाऊंगा और वहां जाकर के लोगों के सामने, अब जो आज की राइवलरी लोग निकालते हैं ना कि गोरखपुर के मतलब योगी आदित्यनाथ की मुख्तार अंसारी के साथ क्या अदावत थी, तो वो तार यहां से जोड़ सकते हो। तो वो तार ये था कि ये गोरखपुर से निकलते हैं मऊ के लिए, बिल्कुल बॉर्डर जड़े हुए हैं एकदम।
अब जब यहां पर निकलते हैं तो योगी जी का जब काफिला मऊ बॉर्डर पर पहुंचता है तो उन्हें यहीं रोक दिया जाता है, योगी जी को यहीं से वापस लौटा दिया जाता है। हालांकि बीजेपी की उस समय कोई ग्राउंड उस क्षेत्र में ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी अब यह मसला केवल कृष्णानंद राय या ब्रजेश सिंह का नहीं रह गया था। अब यह मामला बीजेपी के विधायक को मारने का हो गया था। इसके चलते हुए गाजीपुर के अंदर मुख्तार अंसारी का रहना तय हो गया कि ये अब जेल में ही रहेंगे। मुख्तार अंसारी ने जेल को ही अपना ठिकाना बना लिया कि अब जेल से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत बन गया। लेकिन मुख्तार ने जेल में ही एक नई सरकार शुरू कर दी। हालात ये हो गए कि मुख्तार को मछली ताजा पसंद है खाने के लिए, तो कहा गया कि जेल के अंदर तालाब खुदवा करके जिंदा मछली, ताकि फ्रेश मछली मिल सके, इसका इंतजाम किया गया। बड़े बड़े अधिकारी अखबार से लेकर मसाज से लेकर के सारी व्यवस्थाएं करते, वहीं से शासन चलना शुरू हुआ। यानी मुख्तार 2005 में ही जेल को अपना घर बना लिए। मतलब अब हालात ये हो गए कि इस बीच में गाजीपुर के अंदर राजकमल, मतलब कई पत्रकारों का कहना है कि इस बीच में जो भी अब कांड होने लगे ब्रजेश सिंह वर्सेस मुख्तार, अब जेल से ही सारे काम होने लग गए। 2009 के अंदर राजनीतिक हालात और बदले। सूबे की कमान मायावती के हाथ में आई। गाजीपुर जेल में एसटीएफ ने छापा मारा। मुख्तार की जेल से फ्रिज, कूलर, गैस सिलेंडर सब बरामद किए गए, जो मायावती पहले अपने टिकट पर विधायक बनाई थी, लेकिन अब सरकार में आई थी क्योंकि बीच में इनका इंक्लिनेशन समाजवादी पार्टी की तरफ हो गया था, तो बोले तुम्हारे साथ बदला लिया जाएगा। ऐसी में इनको उठा करके यहां से मथुरा जेल भेज दिया गया। आज आप में से जो ऑडियंस इस बात को सुन रही है, उसे देख करके ये केवल किसी पिक्चर की सी कहानी लग रही होगी, उसे ये लग ही नहीं रहा होगा कि क्या रियलिटी में भी ऐसा हो सकता है। उत्तर प्रदेश में ये रियल में हुआ है। और अगर आप उत्तर प्रदेश से कभी जुड़े रहे हैं, क्योंकि मेरी पढ़ाई आईआईटी कानपुर से हुई है, मेरे कुछ मित्र मऊ से हैं, गोरखपुर से हैं, जिनके साथ जब जब बैठने का मौका मिला, आप कहीं भी जाइए, चाय की, पनवाड़ी की दुकानों पर आपको ये किस्से कंठस्थ याद हुए मिल जाएंगे। लोगों को इस तरह से याद है कि मेरे इस सेशन में भी कुछ लोग त्रुटियां निकाल देंगे चाय की दुकान पर, पनवाड़ी पर बैठे हुए, कि सर नहीं, 4 नहीं, इतने लोग मरे थे, तारीख ये नहीं ये थी, गाड़ी ये नहीं ये थी, AK-47 नहीं सर दूसरी बंदूक थी, इतना नहीं सर इतना मारा था। मतलब इतना तक फैक्चुअली करेक्ट है उस क्षेत्र के अंदर ये सारी घटनाएं। मतलब आप ये समझिए कि जो आज आप घटना सुन रहे हैं, ये पूर्वांचल की मतलब एक लाइव वो है, वेब सीरीज है, आप इसको ऐसे समझिए, ठीक है साहब। अब इसी बीच में मथुरा जेल में इनको भेज दिया जाता है मुख्तार को। मुख्तार यहां पर लखनऊ, उन्नाव होते हुए 2018 में उन्नाव के बाद में बांदा जेल भेजे। आज जहां पर इनकी मौत हुई है वो बांदा जेल हुई है, ठीक है साहब। मुख्तार विधायक तो लगातार चुने जाते रहे, लेकिन सांसद बनने की इनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। 2009 के अंदर लोकसभा के चुनाव होने थे। बनारस की सीट पर मुरली मनोहर जोशी चुनाव लड़ रहे थे। मुरली मनोहर जोशी उसी सीट पर जिस सीट पर आजकल मोदी जी चुनाव लड़ते हैं, उससे पहले मुरली मनोहर जोशी जी चुनाव लड़ा करते थे। मायावती ने मुख्तार अंसारी को वहां से अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। हालात इतना टाइट हो गया कि यहां पर मुख्तार वर्सेस मुरली मनोहर जोशी इतना करीबी मुकाबला था कि मात्र 17,000 वोटों से ही मुरली मनोहर जोशी जीत पाए। लेकिन मायावती अपनी इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्होंने मुख्तार को ही पार्टी से विमुख कर दिया कि नहीं, तुम्हारे अंदर जीतने का कोई दम ही नहीं बचा है, पार्टी से निकाल दिया। पहले जिसको टिकट दिया उसे पार्टी से निकाल दिया कि नहीं, तुमको बचा करके भी गलत किया, हटाओ। इसके बाद इन तीनों भाइयों ने, मुख्तार के साथ साथ अफजाल ने और तीसरा भाई सिगबुतुल्ला, उन तीनों ने मिलकर के कौमी एकता दल नाम से अपनी पार्टी बना ली। 2014 में मुख्तार घोसी संसदीय सीट से उम्मीदवार बने, लेकिन सफलता नहीं मिली। 17 में कौमी एकता दल का बीएसपी में विलय हो गया और मुख्तार को मऊ सदर से टिकट दिया गया। मुख्तार फिर से विधायक बन गए। यानी 2017 में फिर से, यानी बीएसपी ने इनको जेल से जेल में ट्रांसफर किया, फिर इनके ऊपर दबाव बनाकर सांसद का चुनाव, ये पूरे टाइम जेल से ही चुनाव लड़ते रहे। फिर 2017 में उठा करके इनको मऊ से विधायक बना दिया गया, ठीक है साहब। तो ये 2017 तक बीएसपी ज्वाइन करके फिर मऊ कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक बने रहे, ठीक है साहब। अब 2017 में योगी सरकार आ चुकी थी। योगी सरकार, अब 2006 का एपिसोड याद करके चलिए दिमाग में, सबका बदला लेगा बाबा योगी। तो वो वाली कहानी वहां से लेकर अब तक चली आ रही थी कि जो जो क्रिमिनल थे, जिन्होंने पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में क्राइम फैलाया था, सबका फैसला होना था। और सबके फैसले में केवल यही चीज ध्यान रखनी थी कि जो भी अपराधी हैं, उन्होंने अपराध में जो भी चीजें पैदा की हैं, उन सबको खत्म किया जाएगा। परिणाम निकला, सरकारें बदली। 2007 में जनता ने पूरी तरह सत्ता पलट दी। सत्ता पलटने के बाद कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में 2018 के अंदर मुख्तार के लिए काम करने वाले मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मुख्तार घबरा जाते हैं कि सत्ता बदलते ही मेरे जो लोग हैं वो मरने शुरू हो गए। इसी बीच में पंजाब के एक व्यापारी ने आरोप लगाया कि मुख्तार ने मुझसे पैसे मांगे थे, तो इन्हें पंजाब ट्रांसफर कर दिया गया। ये सोचे कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, सेफ रह जाएंगे। वहां पर जाकर के वापस से सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार आदेश करवाती है कि इस व्यक्ति के ऊपर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, इसे आप उत्तर प्रदेश वापस भिजवाइए। पंजाब से जब इन्हें उत्तर प्रदेश भिजवाया गया था, लोगों ने तभी मान लिया था कि अब इनके साथ भी वही होने वाला है जो औरों के साथ हुआ है। हो सकता है कार पलटे, हो सकता है कोई और घटना हो। लोगों ने यह कयास लगाने शुरू कर दिए थे कि अपराधियों के साथ में उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही जबरदस्त तरीके से, स्ट्रिक्ट तरीके से पेश आने वाली है। और हुआ भी यही। मुख्तार को कमजोर करने के लिए उसके द्वारा जो अवैध रूप से बनाई गई संपत्ति थी,
उसको धीरे धीरे जब्त करना सरकार ने शुरू किया और बुलडोजर चलाकर उसे डिमोलिश करना शुरू किया। यानी कि मुख्तार के मरने से पहले उसके जो भी आसपास की सराउंडिंग थी, जो उसका एक तरह से एम्पायर था, उसको डिमोलिश किया गया। कहते हैं कि लगभग 608 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को जो मुख्तार से कनेक्टेड थी उसको डिमोलिश किया गया। मुख्तार पर जो प्रमुख चर्चित केस रहे उन पर अब सुनवाई होना शुरू हुई। पहले उन पर केस तो दर्ज होते थे लेकिन कोई भी आकर के अपनी तरफ से गवाही देने नहीं आता था, लेकिन अब इनके खिलाफ गवाही देने भी लोग आने शुरू हुए। साल 2022 में पहली बार उन्हें दो मामलों के लिए दोषी ठहराया गया। 12 मार्च को वाराणसी की एक एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 1 साल में 34 साल पुराने केस में उम्र कैद की सजा सुनाई। 26 मार्च को फिर इनकी तबीयत बिगड़ने के बाद मुख्तार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि उनके पेट में दर्द, पेशाब और मल त्यागने में दिक्कत थी। इनके भाई अफजाल अंसारी जो सांसद हैं, उन्होंने न्यूज एजेंसी को बताया कि उनके खाने में जहरीला पदार्थ मिलाया गया था। अफजाल ने कहा कि मुख्तार ने मुझे बताया था कि करीब 40 दिन पहले ही उसे जहर दिया गया है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इनको जहर दिया गया बड़ा विदेशी प्रकार का जहर, जिसका कि कोई पोस्टमार्टम में पता ना चले। सब तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में शायद 19 से 22 मार्च को फिर उनको जहर दिया गया, जिससे इनकी हालत खराब हो गई। इनके परिवार के द्वारा याचिका लगाई गई कि साहब उनका इलाज हमें अपने स्तर पर कराने की इजाजत दें, जिस अस्पताल में आप इलाज करा रहे हो वो सही नहीं है। इनकी स्थिति लगातार डिटोरिएट होती रही। हालांकि पुलिस इस बारे में और जानकार लोग इस बारे में इनकार करते रहे कि कोई किसी ने किसी प्रकार का जहर नहीं दिया है। ये व्यक्ति अपने ही प्रभाव को खत्म होता हुआ देख करके अब सदमे में है। इसका जो भी माहौल बना था, जो बड़े बड़े घर बंगले इसने बनाए हुए थे, उन सबको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आज तो भाई साहब गजब तरीके से, मतलब मेरे पास में थैंक्स के वो धन की वर्षा हो रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महेश पॉल पाटिल ने यूएस से $5 भेजे हैं और स्टडी IQ से किसी व्यक्ति ने मुझे 1000 रुपये भेजे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। तो जो भी लोग अपनी अपनी तरफ से सुपर थैंक्स के माध्यम से हमें लाइव सेशन में धन भेज रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है साहब। अच्छा, इसी बीच में अब क्या हुआ कि मुख्तार अंसारी को पॉइजन दिया गया। इस विषय पर सरकार ने इसको बेसलेस कहते हुए इनकार कर दिया। कुछ नहीं है ये सब बातें। इनका जो बेटा, जिसके बारे में कहा जाता है जिसका पता नहीं है, वो न्यूज़पेपर के सामने आकर कहता है कि भैया आप तो मर गए। अब उनका पोस्टमार्टम कराने के लिए हम कह रहे हैं कि हमें एम्स में करा लेने दो, कोई सरकार से सुन ही नहीं रहा है। खैर, ये सारी बातें होती रही। परिवार ने व्यवस्थाओं पर आरोप प्रत्यारोप लगाया, अपनी तरफ से कहा कि सरकार ने इनको मरवाया है। तो इनके पुत्र हैं जो अभी मीडिया को अपनी फुटेज दे रहे हैं, बाइट्स दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इनके लिए कब्र खुद चुकी है। कब्र के अंदर इनके जाने की तैयारी चल रही है। उस पूरे क्षेत्र में जहां पर मुख्तार अंसारी का पूरा साम्राज्य था, जहां इनके लोग और इनके चहेते रहा करते थे, वहां पर इनके बेटे को ही जेल से इनकी आखिरी यात्रा में शामिल होने का मौका नहीं दिया गया है। उम्मीद है कि गैंगस्टर्स की इस पूरी कहानी में आपको एक चीज तो तय हो गई होगी कि बुरे का अंत हमेशा बुरा होता है। अगर आप बहुत बुरा करते हैं, कहते हैं ना, जैसी फसल आप बोएंगे आप फाइनली वैसे ही काटेंगे। अगर आपने अति कर दी है तो वो हमेशा वर्जित है। एक समय पर हो सकता है कि ये किसी ना किसी के लिए रोल मॉडल रहे हों कि भाई साहब ट्रेलर हो तो इन जैसा, मतलब ठरका हो तो इन जैसा, सरकारें हिल जाती हैं। लेकिन साहब जब समय बदलता है तो वो कुछ इस प्रकार से बदलता है। इसलिए जिसके जो भी कानून में रहते हुए दायरे हैं, उन्हीं के तहत अपना जीवन यापन करने का शिद्दत से पालन करें, संस्कारी रहें, बड़ों का सम्मान करते रहें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। अदरवाइज फोटो फ्रेम में छप जाएंगे, लोग बातें ही बनाएंगे। एक मुफ्त का काम भी है और वो ये है कि आपने मेरा सेशन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर जाइए। चैनल सब्सक्राइब करने का एक लाल बटन दिया हुआ है, उसे दबा दीजिए। वीडियो के नीचे ही बेल आइकन दिया हुआ है, उसे दबा दीजिए। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। हमें खुशी मिलती है कि भविष्य में जब कोई अपडेट लेकर आते हैं आप तक सूचना पहुंच जाती है। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें बहुत सारा धन्यवाद। अपना कमेंट जरूर छोड़ें कि आपको इस तरह की घटनाओं से क्या कंक्लूजन निकलता है, वो जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।